हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 24 ऑफ मार्च को हम लोग एक आर्टिकल ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही आर्टिकल ऐसा है जो कि डिस्कशन करने लायक है। जो आर्टिकल डिस्कस किया जाएगा वो है हु मे वोट फ्रॉम होम इन लोकसभा इलेक्शन। यहाँ पर हम वोट फ्रॉम होम फैसिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन एलिजिबल है, क्या प्रोसीजर फॉलो होगी, क्या आपके प्रोटोकॉल्स फॉलो होंगे और क्या चैलेंजेस हैं वोट फ्रॉम होम फैसिलिटी में। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। पोस्टल बैलेट सिस्टम के बारे में बात करेंगे, कौन सा फॉर्म भरना होता है, किस तरीके से प्रोसीजर होती है और कितने दिन के अंदर ये फॉर्म फिल करना होता है। एक एक छोटी छोटी डिटेल डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें आपके प्रीलिम्स 2024 के लिए यार बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्शन ईयर है, 17वीं लोकसभा है और उसके जस्ट बाद आपका प्री का पेपर होने वाला है। तो एक ना एक क्वेश्चन आपको इलेक्शन से रिलेटेड आएगा। तो एक भी जो भी करंट अफेयर आ रहा है इलेक्शन से रिलेटेड, उसको हमें कवर करना है और बहुत अच्छे से कवर करना है। ऑलरेडी हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कवर कर चुके हैं, ईवीएम कवर कर चुके हैं, वीवीपैट कवर कर चुके हैं और यहाँ पर हम वोट फ्रॉम होम फैसिलिटी कवर कर रहे हैं। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस आपको सिर्फ टाइप करना होगा, टेलीग्राम में सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। नीचे लिंक भी अवेलेबल की गई है, आप वहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है हु मे वोट फ्रॉम होम इन लोकसभा इलेक्शन। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? 16 जून को पेपर है, 4 जून को रिजल्ट आएगा। इलेक्शन, इतने बड़े लोकसभा के इलेक्शन होंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो बन सकते हैं। बिल्कुल आपको सवाल पूछा जा सकता है। प्री के पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में हम वर्क फ्रॉम होम नहीं पढ़ेंगे, वोट फ्रॉम होम फैसिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वोट फ्रॉम होम फैसिलिटी किसके लिए एक्सटेंडेड है, आपके लिए या कुछ सर्टेन कैटेगरी लोगों के लिए एक्सटेंडेड है, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एलिजिबल लोग कौन कौन हैं ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद प्रोसीजर क्या फॉलो की जाएगी ये डिस्कस करेंगे। पोस्टल बैलेट सिस्टम और किन किन को एक्सटेंडेड किया हुआ है ये भी डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती है पोस्टल बैलेट वाली, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये डायरेक्टली प्री में क्वेश्चन आ सकता है। और इसके अलावा चैलेंजेस की बात करेंगे, ठीक, कि क्या क्या चैलेंजेस हैं इस फैसिलिटी को अगर लार्ज स्केल में हमें इम्प्लीमेंट करना है वोट फ्रॉम होम फैसिलिटी को। अगर फ्यूचर इसका क्या होगा, क्या इसे और भी लोगों को एक्सटेंड किया जा सकेगा, और बड़ी पॉपुलेशन को जो है कवर किया जा सकेगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये सारे एस्पेक्ट आपके मेंस वाले हो जाएंगे। मेन आपका प्री वाला एस्पेक्ट क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपकी जो प्रोसीजर है किस तरीके से प्रोसेस फॉलो की जाएगी, ये सारी चीज़ें आपको प्री में पूछी जा सकती है। और पोस्टल बैलेट कौन कौन यूज़ कर सकता है ये भी। ठीक, शुरू करते हैं आर्टिकल। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने 17वीं लोकसभा की जो घोषणा है वो कर दी है। डेट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। 7 फेज़ में इलेक्शन होने वाले हैं। पहला फेज़ 19 अप्रैल को होगा और आखिरी फेज़ 7वां फेज़ जो है आपका 2 जून को होने वाला है। 4 जून को हमारे रिजल्ट आने वाले हैं 17th लोकसभा इलेक्शन का। ये 17th पे मैं बहुत बार जोर दे रहा हूँ, ये चीज़ें आपको डायरेक्टली पूछी जा सकती है। तो 17वीं लोकसभा इलेक्शन जो है आपके 4 जून को कंक्लूड होने वाले हैं। आचार संहिता ऑलरेडी लग चुकी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। और यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने वोट फ्रॉम होम फैसिलिटी एक्सटेंड की है कुछ लोगों को। कौन कौन से लोगों को एक्सटेंड की है? पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ प्लस सीनियर सिटीजन्स। ये 2 कैटेगरी के जो पर्सन हैं उनको ये वोट फ्रॉम होम फैसिलिटी एक्सटेंड की गई है। तो ये जो मूव है इसके हिसाब से लगभग 85 लाख सीनियर सिटीज़न और 88.4 लाख पर्सन विद डिसेबिलिटी वोट दे पाएंगे, पोस्टल बैलेट के थ्रू घर से वोट दे पाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ एलिजिबल। तो ऑब्वियसली सीनियर सिटीज़न, यहाँ पर एज दी हुई है 85 ईयर से अगर अधिक है एज
सीनियर सिटीज़न की, तभी वो एलिजिबल होंगे। अगर 85 से कम होगी तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। 60 के ऊपर के लोगों को सीनियर सिटीज़न माना जाता है। 85 से 60 के बीच जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं वो जा कर के ही वोट देंगे। होम फैसिलिटी केवल 85 ईयर से ऊपर के सीनियर सिटीज़न के लिए अवेलेबल है। ये आपको ये ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा। दूसरा क्या है आपका PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। इनके साथ भी जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है वो कम से कम 40% होना चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। और ऑलरेडी ये जो डिसेबिलिटी है वो सर्टिफाइड होना चाहिए कंसर्न अथॉरिटी के द्वारा। सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट फ्रॉम होम फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। क्या इससे पहले ये वोट फ्रॉम होम फैसिलिटी ट्राई की गई है? बिल्कुल, कोविड समय पे ये फैसिलिटी ट्राई की जा चुकी है। उस समय भी पीपल विद डिसेबिलिटीज़ PWD एंड सीनियर सिटीज़न प्लस पीपल अफेक्टेड बाय कोविड, ये 3 कैटेगरी के लोगों को ये फैसिलिटी वोट फ्रॉम होम अवेलेबल कराई गई थी कई सारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्शन में कोविड के समय में। चूँकि अब कोविड है नहीं तो जो पीपल अफेक्टेड बाय कोविड-19 है वो वाला तो ख़त्म हो जाएगा। अब 2 ही बचेंगे, सीनियर सिटीज़न और पर्सन विथ डिसेबिलिटी। लेकिन जो कोविड टाइम पे वोट फ्रॉम होम फैसिलिटी एक्सटेंड की गई थी उसमें सीनियर सिटीज़न की जो एज थी वो 80 साल थी। ठीक, इसका मतलब क्या है कि 80 से ऊपर उम्र के सीनियर सिटीज़न लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन जो कोविड टाइम पे हुए थे वो वोट फ्रॉम होम फैसिलिटी का यूज़ कर सकते थे। अभी इस एज को बढ़ा करके 85 ईयर कर दिया है, 85 ईयर्स कर दिया है, 85 साल कर दिया है। तो ये आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑप्शन में आएगा कि फर्स्ट टाइम जब फैसिलिटी एक्सटेंड की गई थी लोगों को तब उस समय सीनियर सिटीज़न की जो एज रखी गई थी वो 80 से अबव रखी गई थी। और यहाँ पर जब अभी लोकसभा इलेक्शन में सेम फैसिलिटी एक्सटेंड की जा रही है तो 85 ईयर सीनियर सिटीज़न की एज है। प्लीज़ ये यहाँ पर कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट का ऑप्शन है वो किन किन को अवेलेबल होता है ये याद रखना है यार। ये प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि पोस्टल बैलेट ऑप्शंस आर अवेलेबल टू नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और फिर ऑप्शन आ जाएगा ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 3, ओनली 4। ठीक, तो जो मीडिया पर्सनल होते हैं जो कि पोलिंग डे एक्टिविटीज़ कवर कर रहे होते हैं वो लोग भी पोस्टल बैलेट ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। लेकिन उन्हें ऑथराइजेशन लेटर लगेगा, किससे? इलेक्शन कमीशन से। इसके अलावा जो एसेंशियल सर्विस में काम कर रहे हैं जैसे कि मेट्रोज़ में है, रेलवेज़ में है, हेल्थ केयर में है, ये लोग भी पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट दे सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को पता ही होगा जितने भी अपने पर्सनल होते हैं, मिलिट्री पर्सनल, ये लोग दे सकते हैं। आपके CAPF वाले, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस पर्सनल, ये जो भी डिप्लॉय होते हैं घर से दूर, उन लोग वोट कर सकते हैं पोस्टल बैलेट से। सेंट्रल और स्टेट पुलिस पर्सनल जो भी इलेक्शन ड्यूटी में लगे रहेंगे वो लोग अपना वोट कर सकते हैं। और जो पोलिंग पर्सनल होते हैं जो सरकारी लोगों की ड्यूटी लगती है इलेक्शन वाले दिन, वो लोग भी पोस्टल बैलेट के थ्रू ही क्या करते हैं, आपका वोटिंग कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट करते हैं। पोस्टल बैलेट में होता क्या यार, आप लोग एक फॉर्म फिल करोगे, वो फॉर्म फिल करने के बाद आपके घर पे एक बैलेट पेपर आएगा और उसी बैलेट पेपर को आपको फिर वापस पोस्ट करना होता है, उसके थ्रू आपकी वोटिंग हो पाती है। पोस्टल बैलेट में होता क्या है, आप लोग फॉर्म 13 भी फिल करेंगे। सबसे पहले आपके जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होंगे कॉन्स्टिट्यूंसी को, उसको ये फॉर्म 13 आप फिल करके भेजेंगे। ये पोस्टल बैलेट से संबंधित फॉर्म है। उसके बाद आपको पोस्टल बैलेट घर पर आएगा, एक एनवलप होगा उसमें, और आप अपना वोट दे करके उस एनवलप को पूरा बंद करें, उसको वापस मेल कर सकते हैं। ईमेल नहीं, आप उसको मेल बॉक्स में डाल करके, है ना, स्टाम्प लगा करके वापस भेजेंगे। इस तरीके से जो पोस्टल बैलेट के थ्रू क्या होता है, आपका वोटिंग होती है। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी अलग होने वाली है। क्या अलग होने वाला है वो देख लेते हैं। चूँकि यहाँ पर वोट फ्रॉम होम होगा तो ये थोड़ा प्रोसेस अलग होगा। क्या होगा, सबसे पहले तो आपको फॉर्म 12D भरना होगा,
फॉर्म 13B नहीं भरना होगा। फॉर्म 12D आप भरेंगे और ये जो फॉर्म 12D है ये लेटर होता है जो कि इन्फॉर्म करने के लिए होता है आपके असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर को जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं कि भाई हम इस कारण से वोट नहीं दे पा रहे हैं। ठीक, तो ये आपका फॉर्म 12D भराया जाएगा। आप ये फॉर्म भरेंगे, आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के वहाँ से भी आप ये ले सकते हैं। भर के सबमिट करना होगा, ऑनलाइन नहीं भराए जाएंगे फॉर्म, आप सिर्फ डाउनलोड कर सकते हैं। भर के सबमिट आपको जाके ही करना पड़ेगा। और ये सारी प्रोसेस आपको कितने दिन में करनी है? जिस दिन इलेक्शन क्या हुए हैं, डिक्लेयर किए गए, जिस दिन डेट ऑफ इलेक्शन मतलब जिस दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आया है उससे 5 दिन के भीतर ये सारी प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी है। मतलब अगर 14 को आया है तो 19 तक आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी, ये फॉर्म भरना होगा। अब आपने एक बार फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद क्या प्रोसीजर होगी? आपके घर पे 4 ऑफिसर्स विजिट करेंगे। ठीक है, 4 ऑफिसर्स की एक टीम आएगी। इसमें 2 जो ऑफिसर्स होंगे वो 2 पोलिंग ऑफिसर्स होंगे, एक वीडियोग्राफर होगा जो पूरा वीडियो बनाएगा, प्लस एक सिक्योरिटी पर्सन होगा। ठीक, ये 4 लोगों की टीम आपके घर पे विजिट करेगी। आपको पहले से डेट और टाइम SMS के थ्रू या पोस्ट करके बता दिया जाएगा, आपको उस वक्त घर पे रहना होगा। इन केस आप पहली बार जब टीम आई है विजिट करने, आप घर पर अवेलेबल नहीं हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपको ये टीम दोबारा सेकेंड टाइम भी विजिट करने आएगी, लेकिन मैक्सिमम 2 बार ही विजिट किया जाएगा इस टीम के द्वारा। मतलब 2 अटैम्प्ट ही ये करेंगे आपका वोट लेने के लिए। अगर आप दोनों में एब्सेंट रहते हैं, अगर आप जो है अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आपका वोट उसके बाद नहीं लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये ट्वाइस वाला जो स्टेटमेंट है इसको आप ध्यान रखेंगे। ये पूछा जा सकता है कि कितने बार जो है विजिट करेगी पोलिंग टीम्स। ठीक, ऐसे नहीं आएगा, 2 बार 3 बार ऐसे करके लिख के स्टेटमेंट आएगा, इसको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जब पोलिंग टीम विजिट करेगी तो उससे उम्मीद ये रखी जाएगी कि वो सारे के सारे जो इलेक्शन वाले प्रोटोकॉल हैं उसे फॉलो करेगी, जो कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में क्लियर कट दिए हुए हैं। क्या क्या रूल्स प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स हैं जो कि फॉलो करना है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो उन्हें जो टीम होगी वो पोस्टल बैलेट इशू करेगी, जो भी अब्सेंटी वोटर होंगे। सबसे पहला प्रोसेस ये होगा। दूसरा, उनको ब्रीफ किया जाएगा कि किस तरीके से उन्हें वोट डालना है। और तीसरा, उनको सीक्रेसी उनके लिए सीक्रेसी इंश्योर की जाएगी, प्लस ये किया जाएगा कि वो किसी भी इन्फ्लुएंस में आकर वोट ना दें। ये सारी चीज़ें देखी जाएगी और उसके बाद ही उनका वोट लिया जाएगा। तो ये जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जाएगा। इन केस अगर कोई पर्सन ऑफ ब्लाइंडनेस है ना, ऐसा कोई पर्सन है जो विजुअली इम्पेयर्ड है, इस केस में उनके साथ एक कंपेनियन भी रह सकता है, वो उनकी हेल्प कर सकता है वोट डालने में, और सीक्रेसी भी मेंटेन इसी तरीके से हो पाएगी। अब चैलेंजेस क्या हैं इसे देख लेते हैं। यार चैलेंजेस तो ये है कि इतनी जो है 88 लाख लोग ऑलमोस्ट आपके सीनियर सिटीज़न हो जाएंगे और 80 लाख के आसपास आपके PWD पीपल विद डिसेबिलिटी हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 1 करोड़ 60 लाख के आसपास पर्सन हैं, और सबके घर पे जाना और उनसे वोट लेना इतना आसान नहीं होगा। इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ने वाली है। बहुत मैमोथ टास्क है ये, इसके लिए एक बहुत बड़ी मशीनरी की ज़रूरत होगी और लॉजिस्टिक इशू आने वाला है। और जैसे जैसे ये नंबर बढ़ेगा, अभी तो 1 करोड़ के आसपास है, 1.5 करोड़ के आसपास, ये नंबर अगर बढ़ता है फ्यूचर में, इनके 70 ईयर से ऊपर के सीनियर सिटीज़न लेते हैं या 80 ईयर या फिर 60 के बाद से ही कर देते हैं, तो ये नंबर बढ़ता चला जाएगा। और ऐसे केस में एक सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा वो है लॉजिस्टिक का। बहुत दिक्कत आ सकती है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसे ज़्यादा लोगों के लिए एक्सटेंड करेंगे। मैक्सिमम 80 ईयर से ऊपर वाले जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं प्लस PWD जो पीपल विद डिसेबिलिटी वाले हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए भी फ्यूचर में रहेगा। बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है कि इलेक्शन कमीशन इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाए, क्योंकि इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत मैमोथ टास्क है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। होपफुली ये आर्टिकल आपको पूरे तरीके से समझ में आ चुका है।
दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे। और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।